how a new brand of leadership came up during Quit India movement and what methods were used in this freedom struggle. So we know, we have read in our books. I told you कि book प्लासी टू पार्टीशन भी पढ़नी है. मैंने इस बुक के बारे में भी पिछली क्लास में मेंशन किया था, क्योंकि मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक है. ये मेंस के लिए बहुत ही वंडरफुल बुक है. इसी बुक में हाईलाइट कर लिया करो, है ना. हाइलाइटर से हाईलाइट करके, या पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ में हाईलाइट करके रख लिया करो, सेव कर लिया करो, उसी को रिवाइज करो. इसमें से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. बट प्लासी टू पार्टीशन में हमने पढ़ा होता है, या बाकी बुक से हम पढ़ते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट थोड़ा अलग था बाकी मूवमेंट से, है ना. तो उसमें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, एक कि क्या नई ब्रांड ऑफ लीडरशिप आई, और दूसरा क्या मेथड्स इस्तेमाल किए इसमें, इस फेज में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान. तो न्यू ब्रांड ऑफ लीडरशिप से पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे. इफ यू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, you will agree that yes, a new brand of leadership emerged, and that new brand of leadership emerged because on the eve of 9th August, when it was decided we'll be launching Quit India movement, a lot of mainstream leaders including Gandhi, Nehru, Patel were arrested. तो जब mainstream leaders नहीं है, उसकी वजह से समस्या कुछ ऐसी या सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है जिससे दो चीजें सामने आती है. एक it is a leaderless movement for some time until people at the local levels, at the decentralized levels, they start taking leadership. And secondly, instead of only non-violence, we are also going for a bit of violence in this. तो इसी में आप पहले न्यू ब्रांड ऑफ लीडरशिप की सब हेडिंग बनाओगे. क्वेश्चन में पूछा है न्यू ब्रांड ऑफ लीडरशिप, आप बताओगे कि कैसे न्यू ब्रांड ऑफ लीडरशिप आई. यू टेक द नेम ऑफ पीपल. तो अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन सब के बारे में आप बात करोगे. जेबी कृपलानी, दीज आर देयर इन योर बुक्स. एंड इनमें से कुछ लोग अंडरग्राउंड एक्टिविटीज कर रहे थे, कुछ लोग पीजेंट्स को मोबिलाइज कर रहे थे, कुछ लोग क्या कहते हो, पैरेलल गवर्नमेंट्स बना रहे थे, सब अपने अपने लेवल पे. कुछ लोग सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन में अभी भी लगे हुए थे. सम पीपल वर स्टिल इन सत्याग्रह एंड नॉन कॉपरेशन. तो आपके माइंड में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि दीज आर द कीवर्ड्स हियर, दीज विल गेट यू और फेच यू मार्क्स, कि ये न्यू लीडरशिप ने क्या क्या किया, है ना. जैसे उषा मेहता जी ने कांग्रेस रेडियो चलाया, जो सीक्रेटली अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की तरह चलता था और ब्रिटिश रूल के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता था. तो इसमें आपको बहुत ज्यादा फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको 4-5 ऐसे लीडर्स के नाम पता होने चाहिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत एक्टिव थे, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम लीडर्स थे वो एक्टिव नहीं थे. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड. और यहां पे मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप आपको देखने को मिली जब आपने सतारा जैसे एरियाज में पैरेलल गवर्नमेंट बनाने के टाइम पे वाईबी चौहान जो थे, बहुत फेमस थे, फिर बाद में वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी बने. बिजू पटनायक जो बाद में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर भी बने. कनकलता बरुआ असम के अंदर. तो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज. हिस्ट्री के लिए जब आपको पर्सनैलिटीज चाहिए होती है तो आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट को फॉलो करो, ठीक है. और जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसके बहुत सारे एडिशंस आए हैं टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स हु हैव नॉट बीन सेलिब्रेटेड एज मच. बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जिनको इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, इतने ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किए जाते हैं, तो उनके बारे में ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ो और उसको एग्जाम्पल की तरह यूज़ करो. कई सारे पीजेंट लीडर, ट्राइबल लीडर्स की वहाँ एग्जाम्पल होती है. तो यहाँ से कंटेंट इनरिच होगा. सबसे ज्यादा कंटेंट एनरिच होता है गवर्नमेंट सोर्सेज से, चाहे वो GS 1, 2, 3 हो. तो गवर्नमेंट सोर्सेज जैसे कि योजना मैगजीन है, कुरुक्षेत्र मैगजीन है, आपके जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स हैं, यहां से कंटेंट एनरिच होता है. प्रेस इंडिया ब्यूरो है. दीज आर द प्लेसेस फ्रॉम विच यू गेट एनरिचिंग कंटेंट इन ऑल योर सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी. तो आपको दोस्तों ये बात याद रखनी है कि दिस इज अ स्पेशली जो आपके सेल्फ स्टडी वाले हम अगर आप लोग हैं, तो सेल्फ स्टडी के केस में तो आपको यही सोर्सेस से ढूंढ के एनरिचमेंट करना पड़ेगा. हाँ, अगर आपने कोई करंट अफेयर्स के कोर्स एनरोल किया हुआ है या कोई मैगजीन्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है, फ्रॉम देयर यू हैव टू टेक अप दीज थिंग्स. अब क्विट इंडिया मूवमेंट के 3 मेथड्स हैं. अगर आपको मान लीजिए ये नहीं भी पता है,
इवन इफ यू डोंट नो कि फेज 1 फेज 2 फेज 3 में कुछ हिस्टोरियंस, सुमित सरकार जैसे कुछ हिस्टोरियंस हैं जो कहते हैं फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है, इस तरीके से मूवमेंट आया, तो भी यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्विट इंडिया मूवमेंट पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें महात्मा गांधी ने क्या स्लोगन दिया था यार, डू और डाई। इसका मतलब महात्मा गांधी ने पहली बार इन केस ऑफ वायलेंस को एम्ब्रेस भी किया था, दैट इवन इफ यू आर बीइंग फेस्ड बाय सम काइंड ऑफ वायलेंस यू रिटर्न दैट बैक। और वही चीज भारत में देखने को मिली। मेथड नंबर 1 तो बेसिकली वैसे ही स्टार्ट हुआ अर्बन एरियाज के अंदर, जहां पे स्ट्राइक किया, बॉयकॉट किया, पिकेटिंग किया, ठीक है। लेकिन उसी मेथड नंबर 1 के दौरान या इनिशियल फेज में ही महात्मा गांधी, नेहरू, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया। फिर उसके बाद वो कंट्री साइड गया, रूरल एरियाज में, जहां पे पीजेंट रेबेलियन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हटाए गए, रेलवे ट्रैक्स, स्टेशंस, टेलीग्राफ वायर्स हटाए गए। बिहार में स्टूडेंट रैलीज का एक मूवमेंट चला जिन्होंने पुलिस स्टेशंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और तीसरे फेज में वायलेंस फैल गई, विच वॉज नॉट अ गुड थिंग एज वेल, बट वायलेंस फैल गई। तो अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन, उसके बाद सारे के सारे जो पुलिस स्टेशंस है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, वहां पे वायलेंटली कैप्चर करना, एंड इन सम एरियाज ब्रिटिशर्स वर किल्ड एज वेल, कईयों को मारा भी गया। उसमें आपने नाम नहीं लेना है, लेकिन देयर सर्टेन ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर आल्सो एलिमिनेटेड। तो अगर आप इसकी बात कर लेते हो, मात्र इतनी बात कर लेते हो विदाउट टेलिंग ये फेज 1 था, फेज 2 था या फेज 3 था, तो भी आपका क्वेश्चन का आंसर काफी अच्छा रह जाएगा। बट द पॉइंट इज यू टू अंडरस्टैंड कि यहां पे मेथड और लीडरशिप 2 पॉइंट्स पूछे गए हैं, दोनों पॉइंट्स को एड्रेस करना है। 4-4 पॉइंट में एड्रेस कर लोगे, आपका आंसर बढ़िया हो जाएगा। अब आपको एंड में क्या चाहिए? एंड में आपको चाहिए कि कंक्लूजन में क्या लिखे सर, कंक्लूजन में क्या लिखे। देखो, जब भी फ्रीडम स्ट्रगल की बात आती है, इतिहास की बात आती है, तो इतिहास की बात में आप हमेशा ये बता कर सकते हो दैट वी आर इंस्पायर्ड, और यू कैन यूज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया कंक्लूजन में ये सब इस्तेमाल करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एंजॉइन अस, पढ़ा है पॉलिटी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, टू चेरिश द आइडियल्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, है कि नहीं? फंडामेंटल सॉरी डीपीएसपी कह रहा हूं, फंडामेंटल ड्यूटीज है कि नहीं? फंडामेंटल ड्यूटी है ना कि वी हैव टू चेरिश द आइडियल्स ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो जब वहां पे लिखा है तो क्यों ना उसे आंसर में इंक्लूड करें। तो आंसर्स की जो कंक्लूजन होगी ना, आंसर्स की ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखी जाए, सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कंक्लूड विद अ पॉजिटिव माइंडसेट और अ फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट। इफ हिस्ट्री में ऐसा नहीं हो पाता है तो आप बहुत ज्यादा एंड में जाके कोई भी डॉक्यूमेंट आपको याद नहीं आता तो संविधान तो याद आ सकता है। अगर आपको किसी की स्टेटमेंट नहीं याद आती, किसी हिस्टोरियन की स्टेटमेंट नहीं याद आती, अगर आपको जो बड़े बड़े लीडर्स जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं याद आती, अगर आपको न्यूज़पेपर में पढ़ी कोई न्यूज़ नहीं याद आती, कुछ भी नहीं, प्रेसिडेंट, मैंने आपको कहा प्राइम मिनिस्टर स्पीच में से कुछ याद कर लो, है ना, कुछ चीज़ें लिख लो, जो हर स्पीच में से नहीं, जहाँ जहाँ जाते हैं वो स्पीच, वो नहीं, इंडिपेंडेंस डे पे जो स्पीच देते हैं या प्रेसिडेंट जो एड्रेस देते हैं, उनमें से अगर नहीं भी याद होता है तो कम से कम भाई संविधान तो याद है। संविधान से किसी भी क्वेश्चन के अंदर, खासतौर पे पॉलिटी, हिस्ट्री, सोशल इश्यूज यानी सोशल सेक्टर की आपकी कंक्लूजन निकल सकती है। इफ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, एटलीस्ट गो फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कंक्लूजन में हम क्या सजेशन देते हैं? कंक्लूजन में हम सजेशन देते हैं कि मैं सजेशन देता हूं कि आप कंक्लूड करेंगे कि आगे जाके फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड, स्पेशली इन दो सर्कमस्टांसेस जहां पे आपको कम मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहां पे कह सकते हो कि गोइंग अहेड वी शुड डू दिस एंड दिस, 2 चीजें करनी चाहिए सो दैट वी कैन डू दिस, ऐसे। फिर आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, लेकिन ये घिस गया है बहुत, मतलब सभी लोग एसडीजी से खत्म कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, देर इज अ यूटिलिटी वैल्यू टू सम स्टेटमेंट ना। तो आप आज से 5 साल पहले अगर आप ये करते तो मजा आ जाता, हाँ एसडीजी ये, एसडीजी वो। अब छोड़ दो इसको। कभी कभी कहीं अगर नहीं आता है, कोई आंसर नहीं बनता है, तो एसडीजी 4 फुलफिल हो रहा है जी, 5 फुलफिल हो रहा है, अदरवाइज फॉरगेट इट। इट शुड हैव सम काइंड ऑफ यूनिकनेस एज वेल। आपका आंसर एक यूनिकनेस की तरह डेवलप हो सकता है। तो कंक्लूजन में एक तो वे फॉरवर्ड एक तरीका है, दूसरा जो भी ये स्टेटमेंट्स होती हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या आइडियल्स जो हैं आपके प्रीएम्बल के अंदर, आइडियल हो गया,
है ना, कोई और आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, उससे कंक्लूड कर सकते हो। यहां पे क्या होगा, इस प्रोग्राम में 48 डेज तक आपको एक एक क्वेश्चन हर रोज मिलेगा, और मैं इस कोर्स के दौरान आपको बताऊंगा कि इस हफ्ते आपने एक एक क्वेश्चन करना है या इस हफ्ते आपने 3-3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा साथ के साथ कि पहले 3 हफ्ते में आपको कहूंगा कि अभी आप एक एक क्वेश्चन ही करो एक दिन में, लेकिन फिर उसके बाद मैं आपको स्पीड बढ़ाने के लिए भी कहूंगा, मैं कहूंगा कि आज एक ही दिन में 3 क्वेश्चन लिख दो और सबमिट कर दो। ठीक है, सो दैट गाइडेंस एंड मेंटोरशिप विल बी अवेलेबल इन दिस। सेकेंडली, हर एक क्वेश्चन को आपको इवैल्यूएट करने के बाद मैं हर हफ्ते एवरी वीक एक लाइव सेशन लूंगा। इस लाइव सेशन के दौरान मैं आपको जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक है, जैसे जीएस 1, 2, 3, 4, तो 12-12 क्वेश्चन हर एक में से होंगे, तो सभी टॉपिक के सोर्सेज भी डिस्कस करूंगा और वैल्यू एडिशन भी डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में क्या क्या चीजें फायदेमंद रहती हैं। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग टेस्ट एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। ऑल्सो वट आई लर्न फ्रॉम टॉकिंग टू अदर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, मेरे जो दोस्त रहे हैं, जो सर्विसेज में भी गए हैं, उनसे भी डिस्कस करके। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है यहां पे, इसीलिए आपको मैं इन्वाइट कर रहा हूं कि आप ये बैच ज्वाइन करें। 2999 2999 का ये कोर्स है, इस पे 10% और डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप RAINA कोड का इस्तेमाल करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कभी भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। 48 डेज के जो बिल्डिंग है, आंसर बिल्डिंग प्रोसेस है, आंसर को बनाने का जो प्रोसेस है, वो आपको निखर के डेवलप होके आपको मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग में दे वर वेरी हेजिटेंट इन हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू राइट, हाउ टू इंप्लीमेंट, हाउ टू इंप्रूव ऑन द आंसर। पर वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा इन सेशंस के दौरान। तो प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे नंबर्स पे और हमारी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है और फरवरी की स्टार्टिंग तक खत्म हो जाएगा। 48 डेज कैलकुलेट कर लो अपने हिसाब से। तो अगर आप प्रीलिम्स भी लिख रहे हो, 2024 का प्रीलिम्स भी लिख रहे हो, तो आपके लिए आइडियल टाइप में खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा स्टूडेंट, मैं खुद कैंडिडेट रह चुका हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई तुम अप्रैल तक जो है मेंस के आंसर लिखते रहो, है ना, ये तो बेवकूफी होगी, इट विल बी स्टुपिडिटी, यू कीप ऑन राइटिंग टिल अप्रैल एंड मई में पेपर है। बट फरवरी में खत्म करके फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने आराम से आप एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स को भी दे सकते हो।